आप सुन रहे हैं कहानी मुझे बस तेरी तलाश है, भाग 6। तो भाई, उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, क्या बातें हो रही हैं माँ बेटी में, जरा हमें भी तो पता चले। पापा की आवाज़ सुनते ही तारा तुरंत चौंक कर उठी और माँ की गोद से उतरकर दौड़ते हुए उनके गले जा लगी। हेलो पापा, आप कैसे हो? अनुराग जी ने उसे कसकर गले से लगाया, उसकी पीठ थपथपाई और बोले, मैं तो बिल्कुल अच्छा हूँ मेरी गुड़िया, लेकिन तुम बताओ कैसे हो? और ये इतनी सीरियस बातें चल रही थी जिसमें मुझे शामिल भी नहीं किया। तारा खिलखिलाकर हंस पड़ी। कुछ नहीं पापा, बस यूं ही माँ को छेड़ रही थी। शुभांगी जी मुस्कुराकर बोली, अच्छा सच बताना तारा, 5 मिनट पहले तो कह रही थी कि टेंशन है, अब पापा आए तो सब भूल गई। अनुराग जी ने हल्की सी भौवें चढ़ाते मजाक में पूछा। ओह वाह, हमारी बेटी टेंशन ले रही थी और मुझे बताया भी नहीं, ये तो गलत है। तारा ने शर्माते हुए सिर झुका लिया और बोली, अरे पापा, बस कॉलेज की छोटी छोटी बातें हैं, आप परेशान मत हों। अनुराग जी ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा याद रखना, चाहे दुनिया की कोई भी टेंशन हो, तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तारा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और पापा के सीने से लगकर खामोशी से वो अपनापन महसूस किया जो शायद उसे सबसे ज़्यादा सुकून देता था। डाइनिंग टेबल पर तीनों, तारा, अनुराग जी और शुभांगी जी, खून से खाना खा रहे थे। बीच बीच में हल्की हंसी, छेड़छाड़ और छोटी छोटी बातें उस डाइनिंग हॉल को और भी रोशन कर रही थी। कभी पापा तारा से उसके कॉलेज के दोस्तों के बारे में पूछते तो कभी माँ उसकी पसंद की सब्जी परोस देती। ये छोटी छोटी पल तारा के लिए किसी जादू से कम नहीं थे। खाना ख़त्म होने के बाद तीनों ने एक दूसरे को प्यार से गुड नाइट कहा और अपने अपने कमरों में चले गए। घर में शांति छा गई। बस दूर कहीं घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। इसी के उलट शहर के दूसरे कोने पर रुद्र अपने घर पहुंचा। गाड़ी से उतरकर जैसे ही अंदर आया तो लिविंग एरिया में सोफे पर अब उसके पापा अशोक जी और माँ मोना जी बैठी हुई थी। दोनों उसके इंतज़ार में थे। रुद्र को देखते ही मोना जी की आंखें चमक उठी। आ गए बेटा, आओ यहाँ बैठो, थोड़ी बातें करते हैं। लेकिन रुद्र बिना उनकी तरफ देखे सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर उदासी और चिड़चिड़ापन साफ झलक रहा था। अशोक जी ने गुस्से से मुट्ठी भींच ली। ये क्या तरीका है, हमसे नज़रें मिलाने की भी तमीज़ नहीं है। उनका गुस्सा जैसे फूट ही पड़ा, मगर तभी मोना जी ने उनके हाथ पर हाथ रखकर धीरे से कहा, अरे शांत हो जाइए, आप जानते तो हैं कितनी परतें चढ़ा रखी हैं इसने अपने दिल पर। बच्चे को समझने की कोशिश कीजिए, समय लगेगा पर एक दिन सब मान जाएगा। अशोक जी ने गहरी सांस ली और चुपचाप सोफे पर बैठ गए। ऊपर से रुद्र के कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद होने की आवाज़ आई। उस आवाज़ में जितनी नाराज़गी थी उतना ही अकेलापन भी छिपा हुआ था। अशोक जी गुस्से में गहरी सांस लेकर, मोनिका, मैंने उसे मना किया था उस तरफ जाने पर, फिर भी गया। क्यों नहीं मानता मेरी बात? समझता ही नहीं कि उसकी जान को कितना खतरा है। छोटी सी बात है पर इसको क्यों नहीं समझ आती? मोनिका जी चौंक गई। क्या वो फिर उधर गया था? उसकी आवाज़ में चिंता थी। फिर तुरंत खड़ी होकर, मैं जाकर देखती हूँ, ठीक तो है मेरा बच्चा? अशोक जी ने हाथ उठाकर रोक दिया। रहने दो, अब बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। देखा ना कैसे बिना कुछ सुने ऊपर चला गया। जब तक खुद ना चाहे कोई उसे रोक नहीं सकता। दोनों वहीं चुप हो गए। उनके बीच बस चिंता और खामोशी थी। रुद्र का कमरा। रुद्र खिड़की के पास खड़ा था। अंधेरे में बाहर देखते देखते उसका मन कहीं अतीत में चला गया। उसे याद आया
एक 19-20 साल का लड़का जंगल में एक जाल में फंसा हुआ वो चिल्ला रहा था, जैसे वो बहुत दर्द में हो। वो लगातार चिल्लाते जा रहा था। उसके पास खड़े लोग उसे वहीं उसके हाल पर छोड़कर चले गए। कुछ देर बाद उसकी आवाज़ सुनकर एक छोटी सी बच्ची उसके पास आई और उस लड़के की मदद करने लगी। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से जैसे तैसे करके उस जाल के लड़के के ऊपर से हटा दिया। फिर उस बच्ची के माता पिता बच्ची को आवाज़ लगाते हुए उसकी ओर आने लगे, जहाँ वो बच्ची और वो लड़का थे। उस लड़के ने उस बच्ची के आंखों में देखकर उसके सर पर हाथ रखा तो वो बच्ची बेहोश हो गई। उसे वहीं नीचे लेटाकर वो लड़का वहाँ से चला गया। उस पल की याद आते ही रुद्र के चेहरे पर बरसों बाद एक हल्की सी मुस्कान आ गई, मानो उस मासूम की छवि उसके दिल के अंधेरों में अब भी रोशनी भर देती हो। तारा का कमरा। उसी रात तारा गहरी नींद में थी। कमरे में हल्की सी हवा बह रही थी। तभी खिड़की से एक परछाई अंदर आई। वो परछाई तारा के पास जाकर धीरे से उसके ऊपर झुकी। आंखों में अजीब सी मोहब्बत थी। उसने बहुत प्यार से तारा के माथे पर एक हल्का सा चुंबन दिया। तारा नींद में ही करवट लेकर कसक-सी महसूस करने लगी, लेकिन जैसे ही वो पल आया, परछाई अचानक गायब हो गई। तारा झटके से नींद से जागी। उसका हाथ अनायास ही माथे पर चला गया और उसी पल उसे वही महसूस हुआ जो उसने जंगल में महसूस किया था। वो घबराकर इधर उधर देखने लगी। कमरे में हर कोना टटोला, पर वहाँ कोई नहीं था। बस खिड़की से आती चांदनी और उसकी धड़कनों की तेज आवाज़। तारा खिड़की के पास खड़ी थी। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ पर्दों की हल्की सरसराहट और उसकी तेज सांसों की आवाज़। उसने चारों ओर नज़र दौड़ाई, मगर कोई नज़र नहीं आया। बेचैनी से उसके होंठ बुदबुदाने लगे। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मुझे क्यों लगता है कि मेरे आसपास कोई है जो मुझे हर वक्त देखता है, पर मुझे नज़र नहीं आता। उसकी आंखें डर और तड़प से चमक उठी। दिल की धड़कनें इतनी तेज़ थी कि जैसे छाती से बाहर आ जाएगी। तभी वो अचानक ज़रा ऊंची आवाज़ में बोल उठी, कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? क्यों मेरी बेचैन नज़रों को सुकून नहीं देते? और फिर मेरी धड़कनों को तेज़ करके अचानक गायब हो जाते हो। तारा की आंखों में आंसू झलक आए। उसकी आवाज़ कांप रही थी, पर उसमें एक अजीब सी हिम्मत भी थी। कौन हो तुम? प्लीज़ सामने आओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। कमरे की हवा जैसे और भारी हो गई। पर्दों ने ज़ोर से झटका खाया, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। चांदनी और गहरी हो गई और तारा का दिल मानो जवाब का इंतज़ार करने लगा। आगे की कहानी सुनने के लिए सुनते रहिए। मुझे बस तेरा इंतज़ार है।